सास की पसंद की जेठानी और बेटे की पसंद वाली देवरानी। आज मधु के घर में उसकी बड़ी बहू का प्रवेश था, जिसके लिए सभी घर वाले दरवाजे पर ही खड़े होते हैं। आओ बड़ी बहू, आज तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिरा के कुमकुम से होते हुए अंदर आ जाओ। जी माँ जी। विशाखा मधु के कहे अनुसार घर में प्रवेश करती है और अपनी दादी सास और सास के पैर छूती है। पास में ही ससुर सुरेश खड़े थे। देखा माँ जी, कितनी संस्कारी बहू चुनकर लाई हूँ मैं। वो तो बाद में पता चलेगा बहू कौन कितना संस्कारी है। ये दादी सास कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। पैर तक छू लिए हैं मैंने इनके, लेकिन अभी तक एक भी शब्द इन्होंने मुझसे कुछ अच्छा नहीं बोला है। अरे विशाखा बहू, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। थक गई होगी ना, जाकर आराम कर लेना। जी माँ जी। जिसके बाद मधु विशाखा को उसके कमरे में छोड़ने जाती है। चल बहू, अब चेंज करके आराम कर लेना। और हाँ, कल तेरी पहली रसोई है तो थोड़ा जल्दी उठ जाना और अच्छे से नई दुल्हन की तरह तैयार होकर रसोई में आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी जी। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। मधु वहां से चली जाती है। अगला दिन होता है। विशाखा दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहने हुए सज धज कर किचन में आ जाती है। वहीं पर उसकी सास और दादी सास उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गई बहू, आजा आजा, हम सब लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। जी माँ जी, बताइए मुझे क्या क्या करना होगा। अरे देख विशाखा बहू, वैसे तो हमारे घर में नौकर चाकर की कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा और तेरी दादी सास का, हम दोनों का ही तेरे हाथ के खाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों बड़ी बहू, बना तो लेगी ना तू खाना। हे भगवान, मैंने तो आज तक कॉफी तक नहीं बनाई। मायके में तो सब नौकर ही करते थे सारा काम। अरे ये क्या गौरी, अभी तक खाना तैयार नहीं किया तुमने? 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, तुमसे कहा मैंने। बस 10 मिनट दे दीजिए दीदी, अभी 10 मिनट में सारा खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देना बाहर, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ 10 मिनट में। अरे पोता बहू कहाँ खो गई? यहीं पर है भी या नहीं? अरे कहीं नहीं दादी, मैं बना लूंगी पकवान। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। तो देख, इस किचन में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान तुझे यहीं मिल जाएंगे, और अगर कुछ ना मिले ना तो रामू काका से पूछ लेना। जी माँ जी। इतना कहकर मधु अपनी सास के साथ वहां से चली जाती है। अब क्या करूं? बोल तो दिया कि मैं खाना बना लूंगी, लेकिन बनाऊं कैसे? थोड़ी देर सोचने के बाद, हाँ, आजकल तो यूट्यूब पे क्या नहीं मिलता, मैं यूट्यूब से देखकर खाना बना लूंगी। जिसके बाद विशाखा यूट्यूब ऐप खोलती है और यूट्यूब की मदद से बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और बाहर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। सभी परिवार वाले खाना टेस्ट करते हैं। बहू, क्या मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया तूने तो। जी जी, सब्जी में तो सिर्फ नमक नमक का ही स्वाद आ रहा है, और यह खीर तो बिल्कुल भी मीठी नहीं बनी है। यहाँ तक कि रोटियां भी कितनी कड़क बनाई है, मुझसे तो एक चबाई भी नहीं जा रही। इससे अच्छा खाना तो हमारा रामू ही बना लेता है, कम से कम खाना खाने के लायक तो बनता है। सही कह रही हो माँ, इससे अच्छा तो खाना हम रामू से ही बनवा लेते, कम से कम खाने लायक तो रहता ही। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, बहू को बुरा लग जाएगा। और खाना इतना भी बेस्वाद नहीं बना है, खा सकते हैं हम सब। हाँ हाँ बहू, तुझे तो अच्छा लगेगा ही, अपनी पसंद की बहू लेकर आई है ना, इसलिए तो ये कहेगी ही तू। विशाखा का बना खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। सब मुंह बनाकर थोड़ा थोड़ा खाना खाकर उठ जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही शाम बीत जाती है। रात का खाने का समय होता है। विशाखा फिर से किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। अरे रामू भैया, आप रहने दो, खाना आज से मैं बनाऊंगी। लेकिन मालकिन, खाना बनाने का काम तो मेरा है ना, मैं अपने आप बना लूंगा, आप क्यों बनाओगी? नहीं रामू भैया, आप किचन का बाकी काम कर लीजिए, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। सुबह किसी को भी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया था, तो अब मैं बताऊंगी कि उन्हें अच्छा खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है मालकिन, तो मैं बाकी काम कर लेता हूँ, आपको कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, आप अपना काम कर लो भैया। विशाखा फिर से यूट्यूब की मदद से खाना बनाने लगती है।
इस बार विशाखा छोले भटूरे रायता बना रही थी। कुछ देर बाद विशाखा खाना बनाकर हॉल में डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व कर देती है। अब कैसा बना है खाना? क्यों, अभी भी खाना तुमने बनाया है क्या? हाँ, मैंने ही बनाया है। हाँ बहू, अब की बार खाना ठीक बन गया है, मतलब खा सकते हैं हम सब। हाँ बहू, अब का खाना बहुत अच्छा बना है। अगर ऐसे ही कोशिश करती रहेगी ना तो बहुत ही जल्दी अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी तू। थैंक यू मम्मी जी। इतने प्यार से तो मैंने खाना बनाया है सबके लिए, फिर भी इन लोगों को खाना पसंद नहीं आया। अब तो समझ में नहीं आता कैसे खाना बनाऊं इनके लिए। अब कल से बाहर से खाना मंगवा कर इन सबको दे दूंगी। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह विशाखा बाहर से खाना मंगवा कर किचन में ले जाती है। ये क्या मालकिन? आज बाहर से खाना मंगवाया है। रोज आप खाना बनाते हैं, कल मैंने भी बनाया था तो सोचा कि आज सबको बाहर का मंगवा कर खिला देती हूँ, सबका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जिसके बाद विशाखा बाहर से मंगवाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। ये कैसा खाना है पोता बहू? आज का खाना तो बिल्कुल एकदम अलग ही लग रहा है। हाँ दादी जी, आज का खाना मैंने बाहर से मंगवाया है। अरे मधु बहू देख, तेरी बहू ने तो दूसरे दिन ही बाहर का खाना लाकर हमें खिलाना शुरू कर दिया। अब और क्या बाकी रह गया देखना। अरे माँ जी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए, टेस्ट भी बदलता रहता है। बस भी करो मधु, तुम कब तक विशाखा की गलतियों को यूं ढकती रहोगी? अरे पोता बहू देख, तूने जो रात को खाना बनाया था ना, वैसा ही खाना बना लिया कर। मैं अब इस उम्र में बाहर का खाना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं जलता बाहर का खाना। ठीक है दादी जी। अब विशाखा बाहर से खाना नहीं मंगवाती थी, वह धीरे धीरे यूट्यूब से देखकर ही खाना सभी के लिए बनाती थी। ठीक ठाक खाना बनाना तो विशाखा सीख चुकी थी। ऐसे ही शादी के 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन सभी घर वाले आज तक उसके खाने से परेशान थे। सभी घर वाले बाहर हॉल में बैठे हुए थे, विशाखा अपने कमरे में थी। मधु, रोज रोज एक जैसा खाना खा के मैं तो परेशान हो चुका हूँ। क्या करूँ, अब तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ जी। अरे ज्यादा मत सोच बहू, मैं तो कह रही हूँ कि अब तू अपने छोटे बेटे की भी शादी करवा दे, हो गई है उसकी उम्र शादी की। अरे यार, ये घर वाले तो मेरी ही शादी की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक अनु को अपने दिल की बात बताई तक नहीं है। रोज मार्केट जाता हूँ, लेकिन आज तक हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। लेकिन अब मुझे उसे जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात बतानी होगी। ऐसा करूंगा, आज शाम को ही उसके पास जाऊंगा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज ही अंश से बात करती हूँ। नई बहू घर में आएगी तो शायद उसके बनाए हुए खाने से हम खुश रहें। ठीक है बहू, तू लड़की देख, फिर हम उसकी शादी तय कर देते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। शाम का वक्त हो जाता है। अंश सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाता है। थोड़ी ही देर में वह अनु की रेहड़ी के पास जाता है। अनु सब्जी बेच रही होती है। अनु सब्जी मंडी में सब्जी की एक रेहड़ी पर सब्जी बेचती है। आइए, क्या चाहिए आपको? अनु, मैं यहाँ सब्जी लेने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आता हूँ रोज। मैं तुमसे रोज एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आज तक कह नहीं पाया, इसलिए आज कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी का फैसला मेरे माँ बाप करेंगे, मैं नहीं। तो ठीक है, मुझे ले चलो उनके पास। मैं अभी नहीं जा सकती, अभी तो मैं सब्जी बेचने के लिए आई हूँ, थोड़ी देर में जाऊंगी घर पर। तो ठीक है, मैं वहाँ पास में ही खड़ा हूँ। ठीक है। थोड़ी ही देर के बाद शाम हो जाती है। अनु की सारी सब्जियां बिक जाती हैं, जिसके बाद वह अंश को अपने घर लेकर जाती है। अनु एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी में उसके माँ बाप नीचे जमीन पर बैठे थे। अंश उनके पास आता है और उनको सब कुछ बता देता है। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, अच्छी बात है, मैं समझती हूँ। भला मेरी बेटी में कोई कमी थोड़ी ना है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। तुम्हारे घर वाले तो अमीर हैं, वो कभी भी मेरी बेटी को अपना नहीं पाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखोगे। हम तुम्हारे प्यार की कद्र करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी ऐसे घर में जाए जहाँ उसकी कद्र हो। जी जरूर अंकल जी। अंश अगले दिन ही मंदिर में जाकर अनु से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर की घंटी सुनकर सभी घर वाले बाहर आ जाते हैं। अरे अंश बेटा, ये क्या, तूने शादी कर ली है? हाँ माँ, ये अनु है, हमने शादी कर ली है। और ये तो सब्जी बेचती है ना बेटा, आगे नाके पर सब्जी बेचती है, मैंने देखा है इसको रेहड़ी पर सब्जी लगाते हुए। और एक सब्जी वाली हमारे घर की बहू बन गई, तुझे शर्म नहीं आई अंश? हम जैसे अमीर खानदान
वाले लोगों के घर में यह बहू बनकर कैसे आ सकती है? अरे माँ, जाने भी दो, जो था इसका पास था, लेकिन आज तो इसने मुझसे शादी कर ली है तो ये मेरी पत्नी है। आप गृह प्रवेश करवाइए और इसे अपना लीजिए। कभी नहीं। तो किसी को भी उठाकर ले आएगा सड़क से और कह देगा ये मेरी पत्नी है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं अपना सकती। यह मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। मैं नहीं कर रही इसका गृह प्रवेश। इतना कहकर मधु अपने कमरे में चली जाती है। अरे भाभी, आप ही करवा दीजिए गृह प्रवेश, मम्मी तो चली गई। देवर जी, मैं भी नहीं करवा सकती गृह प्रवेश। माँ जी मेरी जान निकाल देगी। मैं तो जा रही हूँ अंदर। वैसे आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया देवर जी। पता नहीं इस गरीब में आपने ऐसा क्या देख लिया। इतना कहकर विशाखा भी वहां से चली जाती है। दादी, आप ही करवा दो यार गृह प्रवेश। अरे बेटा, अब कोई नहीं करेगा तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। रुक, मैं अभी कलश लेकर आती हूँ। इतना बोल के रमावती तैयारी करने के लिए अंदर चली जाती है और फिर गृह प्रवेश के लिए सामान लेकर आती है। जिसके बाद वह अंश और अनु का गृह प्रवेश करवा देती है और उन्हें उनके कमरे में भेज देती है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगला दिन आता है। कोई भी अनु के पास उसकी पहली रसोई के लिए नहीं जाता। अनु अकेले ही अपने कमरे में दुल्हन की तरह तैयार होकर खड़ी थी। मैं इस घर में बहू बनकर आ तो गई हूँ, लगता है जेठानी जी और सासू माँ मुझे अपनाना नहीं चाहती। तभी तो इतनी देर हो गई है, अभी तक किसी ने मुझे पहले रसोई के लिए भी नहीं कहा। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर दादी से ही पूछ लेती हूँ। जिसके बाद अनु हॉल में दादी के पास जाती है। दादी जी, आज मेरी पहली रसोई है इस घर में। मैं क्या बनाऊं सबके लिए? मुझे कुछ किसी की पसंद का पता ही नहीं है। अरे बहू, मधु और विशाखा बहू तो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी। देख, उधर रसोई है, जाके कुछ भी बना ले और अपनी रस्म पूरी कर ले। जी दादी जी। इतना कहकर अनु अंदर किचन में चली जाती है। जैसे ही अनु किचन में जाती है, वहाँ मधु पहले से ही खड़ी थी। जिसके बाद मधु अनु को किचन से बाहर निकाल कर लेकर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किचन में आने के लिए? मेरे किचन में तो अपना पैर भी मत रखना। अरे मधु बहू, मैंने ही कहा था इसको रस्म करने के लिए। माँ जी, अगर इसको रस्म करनी है ना तो दूसरे किचन में जाकर कर। मैं इस अभागन को अपने किचन में नहीं जाने दूंगी। दरवाजे के दाईं तरफ नीचे बेसमेंट में एक रसोई बनी है, उसी में कर तुझे जो करना है। और आगे से अगर मुझे मेरे किचन में दिखाई दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु के चिल्लाने की आवाज सुनकर विशाखा बाहर आ जाती है। विशाखा बहू, किचन में जितने भी पुराने टूटे फूटे बर्तन है ना, इसको दे दे। उसी में यह अपना गुजारा करे और ध्यान रखे, आइंदा मुझे मेरे किचन में दिखाई नहीं देनी चाहिए तू। जी माँ जी। अनु बेटा, जा वहीं जाकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। जी दादी जी। कुछ देर के बाद विशाखा अपने किचन से टूटे फूटे बर्तन, कुछ पुरानी चीजें जैसे सिलबट्टा, चक्की, मसाले, यह सब कुछ अनु को दे देती है और साथ ही थोड़ा राशन भी दे देती है। जिसके बाद अनु बेसमेंट में जाकर साफ सफाई करना शुरू कर देती है। अरे इस बेसमेंट की तो हालत बहुत खराब है। कितने जाले लगे हुए हैं और अंधेरा भी तो कितना है। यहाँ तो कुछ है भी नहीं कि जिस पर मैं अपना सामान रख सकूं। एक काम करती हूँ, दीवारों से सटाकर ही लाइन में रख देती हूँ सारा सामान। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचा है। अनु सभी सामान, बर्तन, राशन के डिब्बे, सिलबट्टा, चक्की सभी को दीवार से सटाकर रख देती है। अरे ये क्या, यहाँ तो गैस और सिलेंडर भी नहीं है। अब ये कहाँ से लेकर आऊंगी? एक काम करती हूँ, बाहर आंगन में से जाकर मिट्टी लेकर आती हूँ, उसी से चूल्हा बना लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अनु बाहर से जाकर मिट्टी लेकर आती है और मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती है। और इसी तरह अनु अपनी पहली रसोई के लिए चूल्हा तैयार कर सभी के लिए खाना बना देती है। अब इसी तरह मधु के घर में 2 बहुओं की 2 रसोई बनकर अब तैयार हो चुकी थी। अनु ने अपनी पहली रसोई में आलू, खीर, पूरी, सब्जी सब बनाकर अच्छे से तैयार कर रखी थी। खाने का समय हो जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद अनु खाना लेकर आती है। ये खाना मैंने अपनी पहली रसोई के लिए बनाया है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अपना ये खाना उठा और यहाँ से ले जा। हमने अपना खाना विशाखा बहू से कह दिया है, वो बनाकर लेकर आ रही है सबके लिए। तो ये अपना बनाया हुआ खाना ले जा यहाँ से उठाकर। मधु अनु को इतना सुना ही रही थी कि तभी विशाखा खाना लेकर आती है और सबको अपने हाथ का बना हुआ खाना परोसती है। सब खाते हैं। आज विशाखा ने खाने में पूरी, दम आलू, कचौड़ी, पुलाव, रायता सब बनाया था। आज का खाना भी वैसा ही बना था, एकदम बेस्वाद। हे भगवान, आज का खाना भी वैसा ही बना है, बिल्कुल बेस्वाद। अरे छोटी बहू, तुम अपना खाना मुझे परोसो, मैं देखूं तो जरा तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है।
अरे छोटी बहू, मुझे भी खाना परोस दे, मैं भी तेरे हाथ का बना खाना ही खाऊंगी। जी दादी जी। जिसके बाद अनु मधु को छोड़कर बाकी सभी को खाना परोसती है। सब खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हें नहीं पता कितने टाइम के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है हमने। इस दम आलू के सामने तो तुम्हारी आलू टमाटर की सब्जी का तो सच में कोई जवाब ही नहीं है। सच में बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया है तुमने। मैं बिल्कुल सही था, अनु सबका दिल जल्दी ही जीत लेगी। लेकिन मेरा दिल कभी नहीं जीत पाएगी। इतना बोलकर मधु डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है। सभी खाना बड़े चाव से खाते हैं। खाना खाकर वह अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह रमावती पड़ोस की सभी औरतों को अनु की मुंह दिखाई के लिए बुलाती है, जिसके लिए अनु सभी आई हुई मेहमानों के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाती है। अरे ये सब्जी तो बन गई, अब फटाफट पूरियां भी तल लेती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद अनु खाना तैयार कर बाहर हॉल में आ जाती है। ये है बहन हमारी छोटी बहू। अरे वाह रमावती, बहू तो बिल्कुल संस्कारी लग रही है और पता नहीं क्या बनाया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत मजेदार खाना बनाती है लगता है तुम्हारी छोटी बहू। अरे ला बहू, जो भी लाई हो परोस दो, हमसे और इंतजार नहीं होता। मधु और उसकी बड़ी बहू विशाखा दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। वहीं अनु सभी को खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसके बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, जितनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, खाना भी उतना ही बढ़िया बना है अम्मा। आपकी बड़ी बहू के हाथ में वो स्वाद नहीं है माँ जो आपकी छोटी बहू के हाथ में है। बहुत ही बढ़िया बहू मिली है आपको। सभी औरतें अनु की बहुत तारीफ करती हैं। शाम का वक्त होता है। सभी घर वाले हॉल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। विशाखा और राघव की मैरिज एनिवर्सरी है अगले हफ्ते। खाना बनाने वाले को बोल तो दिया है, कह तो रहा है समय पर आ जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बहुत धोखेबाज भी है। उस पर हम भरोसा कर नहीं चल सकते। वो मौके पर धोखा दे देता है। ऐसे ही सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हॉल में बस अब मधु और विशाखा रह जाती हैं। देखा मम्मी आपने, उसने कैसे सभी लोगों को पागल बनाया है। ऐसे तो वह सभी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी। यह सब बहू उसकी रसोई की वजह से हुआ है। चल, अब न रहेगा चूल्हा और न रहेगी रोटी। इतना कहकर मधु और विशाखा अनु की रसोई में जाकर उसका चूल्हा तोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद अनु जैसे ही अपनी बेसमेंट वाली रसोई में आकर देखती है, उसका चूल्हा टूट चुका था। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? लगता है कोई जानवर आया होगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना चूल्हा बना लेती हूँ। अनु फिर से नया चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अगला हफ्ता भी आ चुका था। आज विशाखा और राघव की मैरिज एनिवर्सरी है। घर में हर तरफ हलचल और काफी मेहमान आए हुए थे। विशाखा और राघव भी अपने कमरे में एनिवर्सरी पार्टी की तैयारी कर रहे थे। ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? अच्छी तो लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है। और मेरा कोट पैंट देखो, सब अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी ही देर के बाद राघव और विशाखा तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। वहीं मधु परेशान खड़ी होती है। मधु विशाखा और अपनी सास रमावती को साइड पर लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? वही हुआ बहू जिसका डर था। खाना बनाने वाला अभी तक नहीं आया। सभी मेहमान आ चुके हैं। अब तो हमारी इज्जत पानी में चली जाएगी। अनु थोड़ी दूर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही थी। तभी अनु मधु के पास आकर कहती है, कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। मैं सबके लिए पकवान बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मुझे बस 2 घंटे लगेंगे। तब तक आप मेहमानबाजी करिए। तुम तो रहने ही दो, हमें तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम तो चली जाओ और मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। और जहाँ तक बात है खाना बनाने की, वो मैं अपने आप बना लूंगी। मधु मन ही मन सोचती है, लो गई भैंस पानी में। अगर इससे खाना बनवाया तो हमारी बेइज्जती और भी ज्यादा हो जाएगी। तभी दादी सास कहती है, अरे तू तो चुप कर बड़ी बहू। एक तो तेरी सास ने पता नहीं कैसे खाने वाले को ऑर्डर दिया था और ऊपर से तू खाना बनाएगी।
रहने ही दे। और अगर यह छोटी बहू हमारी मदद कर रही है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है, तो तुम दोनों को दिक्कत क्या है इससे? हाँ विशाखा, अगर ये बना रही है तो बनाने दो। अगर खराब खाना बनाया तो कौन सी हमारी इज्जत बचेगी? इसी की इज्जत पानी में जाएगी। जा अनु, तू जल्दी से काम शुरू कर। मैं रामू के हाथ सारा सामान भिजवाती हूँ। जी दादी जी। जिसके बाद अनु तुरंत अपनी रसोई में जाकर फटाफट पहले की तरह सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते में वह पनीर टिक्का चाउमीन बना देती है। उसके बाद वह सभी मेहमान को नाश्ता करवाती है। जिसके बाद मधु सभी मेहमान को नाश्ता करवाती है। तब तक अनु फटाफट से पकवान बना लेती है। कढ़ाई पनीर, बटर नान, पुलाव, पूरी, कचौड़ी, रायता, हरी चटनी, दही बड़े बनाकर तैयार कर लेती है। सभी मेहमान अनु के हाथ का बना हुआ खाना खाकर काफी तारीफ करते हैं। अरे मधु बहन जी, कौन से खाने वाले को बुलवाया था? हमें भी बताओ, हम भी उसी से ही खाना बनवाएंगे आगे आने वाले फंक्शनों में। बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बना था भाई। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अरे ये मेरी छोटी बहू ने खाना तैयार किया है, किसी बाहर खाने वाले से नहीं बनवाया हमने। अरे वाह मधु, तेरी बहू तो बहुत ही गुणवान है। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो ऐसी बहू मिली है तुझे। थोड़ी ही देर के बाद सभी मेहमान अनु की तारीफ कर वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सभी घर वाले भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। रामू सभी को अनु का हाथ का बनाया हुआ खाना परोसता है। अरे ला रामू, मैं भी तो देखूं इसने ऐसा क्या खाना बना दिया है। विशाखा और मधु जैसे ही अनु का बनाया हुआ खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत पसंद आता है। तभी विशाखा कहती है, अरे अनु, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। मैंने तो इससे पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मैंने भी बड़ी बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने भी नहीं खाया। देखा तुम दोनों ने, मेरी छोटी बहू कितनी गुणवान है। तुम लोगों ने उसको क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि किचन से भी निकाल दिया, लेकिन इसने सब कुछ भुला के तुम्हारे दुख के वक्त में तुम्हारी मदद करी और तुम दोनों की इज्जत बचाई। सच कहा माँ जी, हमसे भूल हो गई। अनु बहू, हमें माफ कर दो। घमंड में न जाने हमने तुम्हें क्या क्या नहीं कह दिया। उसके बावजूद भी आज तुमने हमारी मदद करी। उस बेकार सी रसोई में तुमने कितना जुगाड़ लगाया होगा, तब जाकर तुमसे यह खाना बना होगा। कितनी दिक्कतें भी हुई होंगी तुम्हें, लेकिन तब भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। हाँ अनु, मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे जेठानी जी, माँ जी, प्लीज आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए। मेरे मन में आप लोगों के लिए कुछ भी गलत भावना नहीं है। मैं आप सभी से बहुत प्यार और आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप सभी ने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो जो भी है अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आई। चलो अब सब लोग खाना खा लो। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। इतना स्वादिष्ट खाना खाए बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। जिसके बाद सभी हंसते हंसते और खुशी खुशी साथ में खाना खाते हैं। इस कहानी में अनु को उसके गरीब होने की वजह से कम आंका गया, लेकिन उसने अपनी मेहनत, धैर्य और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। किसी को उसके दर्जे या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके गुण और कर्मों से आंकना चाहिए।